हेलो वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, क्योंकि इससे पहले भी हमारा ये टॉपिक चल रहा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसमें हमने इनहेलेशन का अध्ययन कर लिया था। इनहेलेशन में क्या हो रहा था, इसको वापस एक बार रिवाइज करें। इनहेलेशन में क्या हो रहा था हमारे कि इनहेलेशन में होता है क्या कि जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन गेन करते हैं, तो ऑक्सीजन गेन करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। जो एनर्जी की नीड होती है वो एनर्जी में हमें किस रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में। ठीक है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम एक्टिव प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इस प्रोसेस के दौरान जैसे कि हमने ऑक्सीजन ली तो जैसे हमारे ग्लूकोज मिला ब्लड वेसल से, जैसे ब्लड वेसल से हमें ग्लूकोज मिला, देखो ये ग्लूकोज मिला हमें ब्लड वेसल से, फिर ऑक्सीजन मिली, तो इन दोनों के प्रोसेस से क्या हो रहा है? एटीपी मिल रहा है। एटीपी प्लस CO2 तो बाहर निकल जाएगी। ये इसलिए इसे हम एक तरह से एक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या हो रहा था कि ये हमारा थोरेसिक चैम्बर है, और थोरेसिक चैम्बर से हमारे लंग से चिपके रहते हैं, यानी कि थोड़े नज़दीक रहते हैं। और यहीं पर एक मसल्स होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है, तो होता क्या है कि जैसे इस मसल में कांटेक्ट होता है, तो इससे थोरेसिक, इस मसल में कांटेक्ट होने पर थोरेसिक चैम्बर का आयतन बढ़ने लगता है। और जैसे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारे लंग्स भी फैलेंगे, और लंग्स फैलेंगे तो इसमें एयर आसानी से या ऑक्सीजन आसानी से आ जाती है। ठीक है, ये था हमारा इनहेलेशन। अगर इसके अलावा हम डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम हमारा जो ये वाला प्रोसेस है एंटीरियर पोस्टीरियर, इसको इंक्रीज करने का कार्य करता है। जैसे हमने ऑक्सीजन अंदर ली तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, ये डायफ्राम नीचे जाएगा तो इंटीरियर पोस्टीरियर क्या होगा? इसका आयतन बढ़ने लगता है। तो इनहेलेशन में टू मसल्स से कांटेक्ट होती है, रिब्स राइज अपवर्ड और आउटवर्ड। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल तो क्या करती है? रिब्स राइज यानी कि हमारे रिब्स को दाएं बाएं वॉल्यूम फैलाने का कार्य करती है। लेकिन जो डायफ्राम होता है वो हमारा वॉल्यूम एंटीरियर और पोस्टीरियर, यानी कि एक तो एंटीरियर और पोस्टीरियर को ऊपर नीचे की वॉल्यूम को बढ़ाने का कार्य करता है। ये तो था अपने इनहेलेशन। इनहेलेशन को हम एक तरह से एक्टिव प्रोसेस भी बोलते हैं। एक्टिव प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जैसे ही ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो होता क्या है, इसमें एटीपी का फॉर्मुलेशन होता है, और जैसे ही एटीपी फॉर्मुलेशन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलने के कारण इसे हम एक्टिव प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें एक्जेलेशन। देखो, एक्जेलेशन में हम बात करें, एक्जेलेशन में क्या होता है कि इसमें नो मसल इज कॉन्टैक्ट, क्योंकि इसमें कोई भी मसल्स कांटेक्ट नहीं होती है। वही प्रोसेस इसमें हमने पढ़ ही लिया था, ये वर्टिब्रेट कॉलम है। इसके अलावा ये जो बोन है कॉन्सिस्टर्नम, और ये लंग्स हमारे रखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो मसल्स है इंटरकोस्टल मसल्स, और बाहर की तरफ होती है एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट मसल्स। ये मसल्स कॉन्टैक्ट होती थी किसमें? इनहेलेशन में। लेकिन इस वाले प्रोसेस में क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल वापस रिलीज, यानी कि नॉर्मल अवस्था में आ जाएगी। तो वी हैव टू रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ लंग्स सो दैट एयर नॉर्म्स आउट, यानी कि इसमें सिर्फ अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑलरेडी कॉन्टैक्ट मसल्स आर रिलैक्स्ड, यानी कि जो मसल्स से पहले से कॉन्टैक्ट हो चुकी है वो रिलैक्स हो जाएंगी। डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आर रिलैक्स्ड, तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा? अपने पैसिव प्रोसेस। इस वाले एक्जेलेशन को हम पैसिव प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होगा, एटीपी का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें क्या होता है, देखो इनहेलेशन में क्या बन रहा था अपने? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, तो अपने क्या मिल रहा था? एटीपी प्लस CO2। तो एक्जेलेशन में सिर्फ छोड़ना ही तो है, एटीपी का तो फॉर्मुलेशन हो ही नहीं रहा, तो इसलिए इसे अपन क्या बोलेंगे? पैसिव प्रोसेस। ठीक है, ये चीज़ हमने इसमें देख ली। अब हम देखेंगे आगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेज किस प्रकार से होता है, इस चीज़ को हम अगर हम डायग्राम से समझे, इसमें क्या होगा, जैसे कि ये हमारे ल- जो ये ट्रैकिया है, ये लंग्स है हमारे, ठीक है, लंग्स है, और ये हमारा हार्ट है, और हार्ट से जो ब्लू लाइन से दर्शाया गया है, इसमें जा रहा है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और जैसे ही जाता है तो ये लंग्स में जाता है, सबसे पहले लंग्स से ये अपनी ऑक्सीजन लेता है और CO2 को बाहर निकाल देता है, तो फिर वापस ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, लंग्स में आता है, ठीक है, और फिर यही ब्लड वापस अपनी बॉडी में जाता है, बॉडी में या ऑर्गन, सेल जिसे अपन बोल सकते हैं, यहाँ से जो भी टिश्यू वगैरह या फिर सेल वगैरह होती है, जिन्हें ऑक्सीजन की नीड होती है, वहाँ पे ने ऑक्सीजन ट्रांसफ़र की जाती है, और CO2 यानी कि जो ऑक्सीजन, कहने का मतलब यह है कि जो हमारे इस बॉडी में ऑक्सीजन वगैरह टिश्यू होते हैं, वहाँ उनको, क्योंकि ये प्रोसेस चल रहा है तो अब यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की जैसे ही कमी होती है तो ये जो सेल है वो धीरे धीरे मरने स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इसमें पूर्णतया ही पूर्णतया CO2 नहीं रहती है, यानी कहने का मतलब ये है कि पूरी एक तरह से CO2 खत्म नहीं होती है, इसमें CO2 की कुछ मात्रा बची रहती है, यानी कि मिनिमम मात्रा जिसे अपन कह सकते हैं 45 से Hg की क्वांटिटी के बराबर रहती है, ठीक है, फिर अब CO2 जैसी ऑक्सीजन आती है तो CO2 को निष्कासित कर दिया जाता है यहाँ पर, और फिर वापस ये प्रोसेस चलता रहता है, एक तरह से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रोसेस है। एक बार वापस इस डायग्राम में समझते हैं कि हमारी बॉडी जो होती है, जैसे कि जो कोशिकाएं होती हैं, उस कोशिकाओं में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और फिर ब्लड ब्लड वेसल्स में कितनी मात्रा ऑक्सीजन की और CO2 की होती है, तो एक बार अपनी इस चीज़ को यहाँ समझने से पहले ये देख रहे हैं कि नो गैस इज इवन एनी वेयर ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के अलावा जो होती है हमारे एक तरह से गैस होती है, नो गैस इज इवन ऑक्सीजन एनीवेयर, मिनिमम पार्शियल प्रेशर 40 mmHg, यानी कि जो हमारी ऑक्सीजन है, जैसे कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसकी मिनिमम जो क्वांटिटी बचेगी हमारी बॉडी में वो 40 रहेगी, ठीक है, ये एक यूनिट है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ CO2, यानी CO2 की अगर अपन वैल्यू की बात करें तो 45 mmHg है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ डायग्राम से समझे, ये वायु कूपिका है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, ये हमारा लंग्स है, इसके पास ये ब्लड आर वेसल सारी, देखो वायु कूपिकाओं से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ब्लड वेसल्स में जाएगी, यहाँ कब जाएगी, जब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी कि हमने पढ़ा था अधिक कंसंट्रेट से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो कितनी होगी, 104, और यहाँ पे फिर कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर O2 कितना रहेगा, कम, मिनिमम हमने देख लिया 40, और यहाँ क्या रहेगा, CO2 ज़्यादा, ठीक है, यहाँ CO2 कितना रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो ज़्यादा यानी कि मिनिमम कितना रहेगा यहाँ पे 45, और यहाँ CO2 कितना रहेगा 40, ठीक है। अब जैसे ही ऑक्सीजन आती है तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, वापस हमने पढ़ा था राइट के हार्ट के चैम्बर में, जो राइट से अशुद्ध रक्त को और शुद्ध रक्त लेके लेफ्ट में जाती है, फिर यहाँ से जाती है हमारी बॉडी में, फिर बॉडी से कहाँ जाती है, जो हमारी जो सेल होती है, जो टिश्यू होते हैं उनके पास आती है, उनके पास भी ये प्रोसेस रहेगा कि ये सेल हो रही है तो सेल में यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कमी है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी कम रहेगी भाई, ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी रहेगी कम, 40, और CO2
की भी अपन बात करें तो कितनी रहेगी यहाँ पर, CO2 भी वही कम ही रहेगी। तो यहाँ CO2 की थोड़ी मात्रा ज़्यादा रहेगी, तो ये 40 जो यहाँ पर ऑक्सीजन आ रही थी, ये ऑक्सीजन कितनी थी यहाँ पर तो थी 104, 104 से यहाँ आती आती ऑक्सीजन यहाँ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा, 95। ठीक है, 95 हो जाएगी। फिर इस प्रकार से ये CO2 यहाँ चली जाएगी और फिर यहाँ से ये ब्लड वापस अशुद्ध रक्त ये चला जाएगा ये हार्ट में, फिर हार्ट से इस प्रकार से प्रोसेस चलता रहता है। समझो इसको, देखो अब डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि ये वायु कूपिका है, वायु कूपिकाओं से ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की यहाँ वायु कूपिकाओं में अधिक मात्रा है, और जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये हार्ट से अशुद्ध बॉडी से जो हमारा यहाँ से अशुद्ध रक्त लेके जा रहे हैं राइट पार्ट से। ठीक, अब यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम है, कितनी मिनिमम मात्रा कितनी ऑक्सीजन की, 40, और CO2 की अधिकतम मात्रा कितनी है, 45। ठीक है, तो यहाँ से हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेगी तो यहाँ कितनी रहेगी इसके पास, 95, यानी कि ऑक्सीजन पूरी नहीं आती यहाँ पे, 95 के लगभग आती है, और ये CO2 जो 45 थी वो बाहर निकाल दी जाती है। ठीक, अब ऑक्सीजन की मात्रा कितनी यहाँ पे, ये वो ऑक्सीजन यहाँ आ रही घूमती हुई ब्लड वेसल्स में ही है, ऑक्सीजन कितनी अपने पास, 95, और CO2 कितनी है अपने, 40। अगर हम मिनिमम CO2 की बात करें तो 40, और अधिकतम बात करें तो CO2 की 45, और ऑक्सीजन की मिनिमम बात करें तो 40, और मैक्सिमम बात करें तो 95 या फिर 104। ठीक है, ये वापस ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर यहाँ से इसमें हार्ट में जाएगी। ठीक है, फिर हार्ट से वापस किस में जाएगी, वही सेल में जाएगी। सेल्स में जो हमारी ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी थी भाई, कमी थी ना, 40, तो इसको वापस ऑक्सीजन मिल जाती है और CO2 निकाल दिया जाता है। इस प्रकार ये वापस जो CO2 होती है मिनिमम 40, वो वापस हार्ट में जाती है राइट वाले पार्ट में, और ये इस प्रकार से अशुद्ध रक्त वापस इसमें जाता है, और फिर शुद्ध होने के लिए ये प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रकार से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक टेबल ये भी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो कि एल्वुलाई, डीऑक्सी ब्लड और ऑक्सी ब्लड और डीऑक्सी टिश्यू, क्योंकि इस एक्सचेंज ऑफ गैस में यही प्रोसेस था सारा। ठीक है, देखो हमें सबसे मिनिमम चीज़ देखनी है, जैसे कि एल्वुलाई की बात करें, ये एल्वुलाई है, तो इसमें अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 इसमें कितनी रहेगी भाई, एल्वुलाई में CO2 कितनी रहेगी, 40। डीऑक्सी ब्लड यानी कि जो अशुद्ध रक्त है उसमें CO2 कितनी रहेगी, कम से कम 45, क्योंकि कम से कम बात कर रहे हैं 45। ठीक है, डीऑक्सी में तो ब्लड वैसे ही CO2 कम ही रहेगी, और ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है यानी कि शुद्ध रक्त बह रहा है, तो उसमें CO2 कितनी रहेगी, कम से कम 40। और डीऑक्सी टिश्यू यानी कि डीऑक्सीजनेट टिश्यू, ऐसा टिश्यू जिसमें CO2 की मात्रा है, यानी कि CO2 है तो वहाँ अधिकतम कितनी रहेगी, 45। ठीक है, अब हम एल्वुलाई की बात करें कि एल्वुलाई है तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहेगी, तो कितनी रहेगी, 104। और डीऑक्सी ब्लड यानी कि ऐसा अशुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी रहेगी, मिनिमम ऑक्सीजन की मात्रा तो रहेगी 40, और CO2 की बात करें तो 45। ठीक है, फिर उसी प्रकार ऑक्सी ब्लड में O2 की मात्रा कितनी रहेगी, 95। ठीक है, ये इस प्रकार से टेबल होती है। और डीऑक्सी टिश्यू, जो डीऑक्सी टिश्यू होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी रहेगी, 40 मिनिमम। अब हम देखेंगे गैसियस एक्सचेंज सरफेस। वही वाला प्रोसेस है कि एल्वुलाई से ऑक्सीजन ली, ठीक है, कहाँ गई, ब्लड वेसल्स में, और फिर ब्लड वेसल से कहाँ गई,
हार्ट में, हार्ट से फिर वो टिश्यू को मिली ये सेल या फिर टिश्यू। ठीक, अब हम देखेंगे इसका सरफेस एरिया किस प्रकार से होता है। ये एल्वुलाई है, ठीक है। एल्वुलाई की ये बाहर एक संरचना है, ठीक। इसके अंदर एक लेयर पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की सेल होती है जो दिखाई दे रही, ये वाली, इसे अपन बोलते हैं स्क्वामस, स्क्वामस सेल ऑफ एल्वुलाई। ये जो स्क्वामस सेल है ये एल्वुलाई के अंदर की तरफ पाई जाती है, ठीक है। ये जो स्क्वामस सेल है, ठीक है, अंदर की तरफ पाई जाती है एक सेल, ठीक है। इसके अलावा जो स्क्वामस सेल के बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बाहर की तरफ एल्वुलाई के, ये जो स्क्वामस सेल के बाहर की तरफ एक से मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरी, ठीक है। ब्लड कैपिलरी के अंदर की तरफ भी एक सेल पाई जाती है, इसे अपन बोलते हैं स्क्वामस सेल, या फिर इसमें अपन इसे बोल सकते हैं एंडोथेलियम। देखो स्क्वामस सेल जो होती है बहुत ही पतली लेयर की होती है। ये इसलिए होती है ताकि आसानी से ऑक्सीजन व CO2 का क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, यानी कि इसकी सरफेस एरिया से आसानी से O2 और CO2 का क्या हो जाए, एक्सचेंज हो सके। तो कैसे अपन इस प्रकार कह सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स, जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो तीन लेयर को, देखो एक लेयर तो ये होगी स्क्वामस सेल, दूसरी ये लेयर होगी बेसमेंट सेल, इसकी भी बेसमेंट सेल ये होगी बाहर की तरफ, ये बेसमेंट सेल पाई जाती है, और अंदर स्क्वामस सेल, ठीक है। तो कितनी लेयर हो गई, एक, दो, तीन, चार। लेकिन होता क्या है, जो बेसमेंट जो लेयर होती है ये आपस में एक दूसरे के कनेक्ट हो जाती है, तो इसलिए इस लेयर को हम एक ही लेयर मानेंगे। तो कितनी लेयर हुई, एक तो स्क्वामस बेसमेंट, ठीक है, और तीसरी होगी वापस स्क्वामस सेल। तो यानी कि ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज है वो कितनी लेयर से होता है, 3 लेयर से होता है। एक तो स्क्वामस होगी, फिर बेसमेंट होगी, और तीसरी भी वापस स्क्वामस सेल या फिर एंडोथेलियम, और ये फिर हमारी ब्लड कैपिलरी। देखो एक बार है इसमें एक्सटेंस सरफेस हैज 3 लेयर, तो स्क्वामस एपिथेलियम, ये वाला पार्ट स्क्वामस एपिथेलियम कहलाएगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तीसरा एंडोथेलियम या स्क्वामस सेल या एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, ठीक है। ये 3 लेयर से होकर O2 और CO2 का एक्सचेंज सरफेस एरिया होता है। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो हमने देखो इससे पहले हमने देखा कि जो हमारी एल्वुलाई है, एल्वुलाई से O2 और CO2 का एक्सचेंज हुआ, ठीक है, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल से हार्ट में गया, हार्ट से फिर वापस जो शुद्ध होकर किस में गया, हमारी बॉडी में, बॉडी से वापस किस में, हार्ट में, हार्ट से वापस किस में, एल्वुलाई में। ये प्रोसेस चलता रहा। अब हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो तो ऑक्सीजन होगी। अब हम इंटरनली देखते हैं कि जैसे कि ये एल्वुलाई है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ये एल्वुलाई है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे जो ब्लड वेसल्स है, ये हमारे ब्लड वेसल्स, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन हमारे ब्लड वेसल्स में आती है ऑक्सीजन, ये हमारी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में क्या होता है कि अगर हम देखें तो ऑक्सीजन पूर्णतया, पूरी तरह यानी बहुत ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होती है, यानी कि जो भी कोई भी लिक्विड फॉर्मेट होता है उस लिक्विड में ऑक्सीजन अधिक सोल्यूबल नहीं होती है, ठीक है। और हमने देखा भी है वैसे कि ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक तो प्लाज्मा होता है और दूसरा सेल्स होती है। सेल्स भी कौन कौन सी, तो RBC, WBC और प्लेटलेट्स। और ये प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्या होती है, RBC होती है। RBC में क्या देखने को मिलेगा अपन को, हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे कि ऑक्सीजन पूरी 100% आती है,
और ये जो दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसका प्लाज्मा है। तो जैसे वो 100% ऑक्सीजन आती है, उसमें 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुल जाती है, क्योंकि हमने पहले देख लिया कि 100% सोल्यूबल ऑक्सीजन नहीं होती, इसकी केवल बहुत, मतलब कि पूरी मात्रा में सोल्यूबल ऑक्सीजन नहीं है, कुछ ही मात्रा घुलनशील होती है, ठीक है। बाकी 90% जो ऑक्सीजन होती है, 90% ऑक्सीजन किस में चली जाती है, ये इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। देखो होता क्या है, आयरन, आयरन से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, देखो ब्लड की कमी होगी, आयरन की कमी से आयरन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आरबीसी बढ़ेगी, आरबीसी बढ़ेगा तो ब्लड बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि हीमोग्लोबिन है, क्योंकि आरबीसी है, ब्लड है, तो ब्लड में क्या है अपने, हीमोग्लोबिन है। तो 97% जो ऑक्सीजन है वो किस में चली जाती है, हीमोग्लोबिन, ठीक। ये चीज़ ठीक है। अब आगे का प्रोसेस ये देखेंगे कि हीमोग्लोबिन की संरचना किस प्रकार से है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो 280 मिलियन से हीमोग्लोबिन 1 आरबीसी, यानी कि एक हीमोग्लोबिन में, यानी कि एक आरबीसी जो होती है उसमें लगभग 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं। यह हमने देख लिया। एक आरबीसी है, तो आरबीसी के अंदर क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन। तो इस हीमोग्लोबिन में, तो ये हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, 97 ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं, ये सारे हीमोग्लोबिन है, ठीक है। अब हम एक आरबीसी की बात करें तो एक आरबीसी में लगभग 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है। अब एक हीमो अब हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होते हैं, एक तो हीम वाला पार्ट, ये हीम वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है इसका ग्लोबिन, जो कि प्रोटीन होती है। ये तो पार्ट हीम है और ये ग्लोबिन है, ठीक है। यहाँ समझ लेते हैं, एक हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ये हीम वाला पार्ट, ये हीम, और इसके अंदर एक तत्व पाया जाता है, इसे अपन बोलते हैं फेरस या फिर आयरन, ये हीम वाला पार्ट, और ये दूसरा पार्ट होता है ग्लोबिन, जो कि क्या होती है, प्रोटीन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है कि जैसे ही ऑक्सीजन आती है, जैसे ही ऑक्सीजन आती है, तो हीमोग्लोबिन में जो कितने तत्व होते हैं, चार, एक दो तीन चार। तो ये चारों क्या करते हैं, एक एक ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं, यानी कि एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन को पकड़ता है। जैसे कि ये फेरस, ये इस तरफ से पकड़ लेगा, ये इस तरफ से पकड़ लेगा, ये फेरस इस तरफ से ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, ये यहाँ से पकड़ लेगा। तो यहाँ एक डायग्राम में अपने देखा कि 97% आरबीसी, जो 90% ऑक्सीजन है जो आरबीसी में चली जाती है, तो उस आरबीसी में, एक आरबीसी में लगभग 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं। तो प्रत्येक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन के अणु को पकड़ता है। तो हमने एक हीमोग्लोबिन की बात करी, तो एक हीमोग्लोबिन ये रहा, तो एक हीमोग्लोबिन में कितने तत्व होते हैं फेरस के, चार, तो चार ऑक्सीजन को पकड़ता है, एक दो तीन और एक चार, ठीक है। और एक हीमोग्लोबिन का डायग्राम ये है, ठीक है। इस प्रकार से ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 97% ऑक्सीजन आरबीसी है। तो इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन की बात करें अपन, दो हीमोग्लोबिन की बात करें, तो ये चार चार ऑक्सीजन को पकड़ के यहाँ टिश्यू में पहुँचा रहा, टिश्यू या सेल में, सेल से CO2 बाहर निकल के, ये इस प्रकार से ये प्रोसेस, इस प्रकार से प्रोसेस चल रहा है। तो आगे बात समझ, मेरे हिसाब से पूरी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि सारे लेसन में या चैप्टर में यही प्रोसेस चल रहा है कि किस प्रकार से ऑक्सीजन आए, फिर जो डिओक्सीजन ब्लड आया हार्ट से, फिर एल्वुलाई से ऑक्सीजन ली, फिर वापस हार्ट में आया, फिर ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है
सेल और टिश्यू के पास गया, फिर वापस डिऑक्सीनेट ब्लड होगा। अब हम एक चीज़ थोड़ा सी देख लेते हैं कि मानव के प्रत्येक लंग्स में 30 से 35 करोड़ वायु कोशिकाएं होती है। थोड़ी सी में थ्योरी है छोटी सी। लंग्स की बात करें तो लंग्स एक जोड़ी लंग्स वायुरोधी एक जोड़ी लंग्स जो वायुरोधी होते हैं, किसमें होते हैं? थोरेसिक कैविटी में। इसके अलावा जो राइट साइड का जो लंग्स होता है वो 3 लोब्स में होता है, यानी कि 3, इसमें 2 फीचर्स पाए जाते हैं। ये चीज़ हमने देख ली थी इससे पहले या फर्स्ट वीडियो में ही। 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स होते हैं। और थोड़ा लेफ्ट वाला जो लंग्स होता है वो राइट लंग्स की तुलना में छोटा होता है। इसके साथ ही लंग्स के चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे प्लूरा विसरल कहते हैं, और थोरेसिक कैविटी के अंदर की तरफ पेराइटल प्लूरा कहते हैं। ये हमने देखा हुआ है, पढ़ ली चीज़ें। मेम्ब्रेन होती है, दोनों प्लूरा मेम्ब्रेन के मध्य प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। ये फ्लूइड क्या करता है? लंग्स के घर्षण को बचाता है। ठीक है। इसके अलावा श्वसनीय सतह उपलब्ध कराने के अतिरिक्त लंग्स के कार्य क्या है? यह CO2 के आंशिक दाब के परिवर्तन द्वारा रक्त पीएच का नियमन करता है। ठीक है, लंग्स। इसके अलावा रक्त के संचरण में उपस्थित सूक्ष्म एयर व थक्कों का निस्तारण भी करता है। ठीक है। HCF यानी कि एंजियोटेंसिन कंजर्वेशन फैक्टर का भी उत्पादन करता है। ठीक है। इसके अलावा लंग्स को फर्स्ट और नीचे तल पर डायफ्राम धकेलता रहता है। डायफ्राम के भी कार्य की बात करें तो पहला कार्य की अपन बात करें, पहला कार्य है इसका ब्रीदिंग, यानी कि डायफ्राम के माध्यम से ही ऐसे कॉन्टैक्ट और रिलैक्सेशन के माध्यम से इनहेलेशन व एक्सहेलेशन होता है। दूसरे हम देखें डिफिकेशन यानी कि मल त्याग होता है, क्योंकि हम डायफ्राम की ही गति की वजह से प्रेशर डालते हैं। फिर है मिक्चुरेशन। तीसरा मूत्र त्याग, यानी कि डायफ्राम क्योंकि हम जैसे फोर्स करते हैं तो डायफ्राम में भी क्या होती है? मूवमेंट होती है। फिर चौथा है पार्चुरेशन, जो प्रसव में मदद करता है। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।